नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको मृदा अपरदन के भाग 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मृदा अपरदन के भाग 1 के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने मृदा अपरदन किसे कहते हैं या मृदा अपरदन के प्रकार, मृदा अपरदन के कारण, राजस्थान में मृदा अपरदन के क्षेत्र तथा मृदा अपरदन से होने वाली हानियों के बारे में अध्ययन किया। यहाँ हम आज अध्ययन करने वाले हैं मृदा संरक्षण के उपाय, जिसमें से नंबर 1 है जोते हुए क्षेत्रों में रक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए फसलों का हेरफेर और भूमि कुछ समय के लिए पड़ती तथा खुली रखना वांछनीय है। यानी जो तो मतलब रक्षात्मक आवरण को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, या तो फसलों को हेर फेर करके बोना चाहिए या फिर भूमि को कुछ समय के लिए पड़ती रखना चाहिए। यह हेर फेर 2 फसली या 3 फसली हो सकता है, जिसके एक फसल द्वारा नष्ट किए गए रासायनिक तत्वों की पूर्ति दूसरी या तीसरी फसल से पूरी की जा सके। खेतों की मेड़ एवं ढालू भूमि की ओर समोच्च बंद बनाते समय उस और जल प्राप्ति के अनुसार वृक्ष या झाड़ियों की कतार लगाई जानी चाहिए। नंबर 2 है व्यापक पैमाने पर बंजर व खाली पड़ी भूमि और पहाड़ी ढालों पर वृक्षारोपण करवाएं, जिससे मिट्टी का क्षय कम हो। यानी अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 3 है बहते हुए जल का वेग रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना, ऊंची भूमि पर पतली खेती और मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति अपनाना आवश्यक है, जिससे जल का बहना रुककर उपजाऊ मिट्टी वहीं पड़ी रहे। तो बहते हुए जल के वेग को रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना चाहिए। नंबर 4 है जो मिट्टी जल द्वारा कट गई है उसे रोकने के लिए खेतों के ढाल की ओर आड़ी खाइयाँ बनाई जानी चाहिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं नंबर 5 पहाड़ी ढालों पर बंजर भूमि में वृक्षारोपण के साथ साथ पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखा जाए। यानी पशुओं की चराई भी है वो सीमित मात्रा में या तरीके से की जाए। कम पानी वाले क्षेत्रों में ढालू भागों की ओर बक्से नुमा खड्डे बनाकर भी वृक्ष तेजी से लगाए जाए। नेक्स्ट है देश के सभी भागों में गांव, कस्बों, नहरों के बाहर पशुओं के चराने के लिए निश्चित भूमि में चारागाहों का विकास किया जाए। उन्हें अन्य क्षेत्रों में भटकने से रोका जाए तथा उन्हें चारागाहों में चराया जाए। तो पशुओं के लिए विशेष प्रकार के चारागाहों की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है बहते हुए जल की मात्रा और भारीपन में कमी करना आवश्यक है। इसके लिए पहाड़ियों के ढाल पर अथवा ऊंचे नीचे क्षेत्र में बहते हुए जल का संग्रह करने के लिए छोटे छोटे तालाबों को बनवाना आवश्यक है। बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल रोकने के लिए विशाल जलाशय तैयार किए जाएं तथा खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे मेड़ या बंद बनाए जाएं जो एकत्रित जल को अनेक भागों में बांटकर जल का वेग कम कर दे। इससे उस भूमि की उपजाऊ मिट्टी बहकर जाने से रुक जाएगी। ऐसे सभी क्षेत्रों की सीमा पर उपलब्ध भूमि की नमी से वहाँ वृक्षारोपण किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए या मृदा संरक्षण का जो बेहतरीन उपाय है वो है अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जाए। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं लवणीय व क्षारीय भूमि की समस्या। यानी लवणीय व क्षारीय भूमि की भी अपनी एक समस्या देखने को आती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं राज्य में करीब 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीयता व क्षारीयता से ग्रस्त है और यह क्षेत्रफल
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्रफल का अधिकांश भाग जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, टोंक, अलवर, नागौर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिक है। यानी ये जिले जो हैं वो लवणीयता से अधिक प्रभावित है। राजस्थान का काफ़ी भाग शुष्क व अर्धशुष्क है, जहाँ खेती योग्य कुल क्षेत्र का 15% भाग मृदा व जल संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है। लवणीयता, क्षारीयता, लवणयुक्त क्षारीयता तथा जल की हानिकारक किस्म ही इन प्रदेशों की मृदा एवं जल संबंधी मुख्य समस्याएं हैं। इनका पौधों व भूमि पर प्रभाव बनने के कारण ही भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास व मिट्टी में लवणीयता की मात्रा बढ़ती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं लवण प्रभावित मृदा बनने के कारण है क्या है, यानी जो मृदा में लवणीयता बढ़ जाती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है बहुत समय तक अधिक लवणीय पानी से सिंचाई करना, यानी खारे जल से बहुत समय तक सिंचाई करना लवणीयता का एक प्रमुख कारण है। नंबर 2 जल निकासी की कमी। नंबर 3 कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण। नंबर 4 परिच्छेदिका में कड़ी परत। और नंबर 5 उच्च भौम जल स्तर। तो ये 5 कारण हैं लवण प्रभावित मृदा बनने के। यहाँ हम देख रहे हैं लवणीय भूमि के चाक्षुष लक्षण, यानी ऐसे क्या लक्षण हैं जिनको देखने से हमें पता लगता है कि भूमि लवणीय हो चुकी है। इस प्रकार की भूमि में गर्मियों में लवण की सफ़ेद सफ़ेद भूरी राख के रंग की तरह दिखाई पड़ती है, जो कि वर्षा होने पर या भूमि की सिंचाई करने पर विलीन हो जाती है। यानी एक हमें सफ़ेद परत दिखाई देने लगती है, जो बरसात होने पर या फिर हम जब सिंचाई करेंगे तो वो वहाँ से विलीन हो जाती है। और जब जल का काफ़ी अंश उड़ जाता है तो ये फिर से सफ़ेद दिखाई देने लगती है। यानी जैसे ही वाष्पीकरण की क्रिया थोड़ी हो जाएगी तो ये वापस से वो जो मृदा है या भूमि है वो सफ़ेद रंग की हो जाती है, तो जिससे हमें पता लगता है कि भूमि लवणीय हो चुकी है। भूमि बंजर दिखाई पड़ती है, पौधे या तो उगते नहीं हैं और उगते हैं तो मुरझा जाते हैं अथवा वृद्धि कम होती है, तथा प्राकृतिक वनस्पति कम अथवा टुकड़ों में होती है। लवणीयता का दूसरा लक्षण है कि भूमि बंजर जैसी दिखाई देती है। नंबर 3 भूमि में पर्याप्त नमी होते हुए भी पौधों में जल की कमी दिखाई पड़ती है। यानी भूमि में नमी होती है फिर भी पौधों में सूखापन दिखाई देता है, तो उससे हमें पता लगता है कि भूमि लवणीय हो चुकी है। नेक्स्ट है कभी कभी पौधों की पत्तियों का रंग गहरा हरा नीला व किनारे झुलसे हुए दिखाई देते हैं। कुछ पौधों में पर्णहरिमाहीनता, उत्तक्षय एवं विचित्र सुझाव के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि भूमि लवणीय हो चुकी है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान में मिट्टी संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ राजस्थान में मिट्टी संबंधी 4 प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। मिट्टी मृदा की जैविक शक्ति में गिरावट एक चुनौती, यानी पहली समस्या है मृदा की लगातार गिरती हुई जैविक शक्ति। जलाधिक्य की समस्या। नंबर 3 खरपतवार की समस्या तथा नंबर 4 मरुस्थलीय प्रसार। तो राजस्थान में ये मिट्टियों की प्रमुख रूप से समस्या है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।